दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, दैट इज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये इंपॉर्टेंट भी है सीए वालों के लिए, सीए इंटर्न्स वालों के लिए, या फिर जो लॉ कर रहे हैं जिनको कंपनी लॉ से प्यार है, कंपनी लॉ का एग्जाम है, या फिर वो इस लॉ को समझना चाहते हैं, तो उनका इस क्लास में वेलकम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके सेक्शन पर स्विच करने से पहले हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है दैट इज प्रीएम्बल, कि कोई भी एक्ट है वो क्यों है, उसकी प्रीएम्बल क्या होती है। तो सबसे पहले आप समझो प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है कि किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हम कंपनी लॉ के ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो कंपनी लॉ का मतलब होता है, अब ये एक्ट क्यों बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया टू कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी लॉ थे, कहीं भी बिखरे पड़े थे, किसी और एक्ट में थे, कोई कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक था, उन सबको क्या किया, कंपनी लॉ का जो एक्ट है 2013, उसने उसको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब होता है इस एक्ट में उन सारे जो भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविजन है, उसको इकट्ठा कर दिया और फिर अमेंड किया। अमेंड क्यों किया? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी आज के टाइम की, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ में अमेंडमेंट लाई गई। ठीक है, यही इस कंपनी लॉ का ऑब्जेक्ट है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है बनाया गया। अब यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर दे रखी है, द लेजिस्लेशन वाज नेसेसिटेटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ऑफ अवर कंट्री। यानी जो हमारी कंट्री है, आवर कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, या फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ करने के लिए लेजिस्लेशन को लगा कि इस लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसलिए लेजिस्लेशन ने इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट की। ये तो था ऑब्जेक्ट की इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। अब सबसे पहले इसकी और दो तीन चीजें जो बेसिक हैं उसको हम समझ लेते हैं। समटाइम एमसीक्यू में भी आ जाता है, और अगर नहीं भी आता, किसी भी लॉ को पढ़ रहे हो तो शुरू से ही उसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे देखो, ये 2013 का एक्ट है। यहाँ पर हमें पता है कोई भी एक्ट होता है, वो एक्ट तभी जो है कानून बनता है जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। तो इस एक्ट को जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, दैट इज मिली 29 अगस्त 2013 में प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। ठीक है, जबकि एसेंट तो मिल गई थी 29 अगस्त को, लेकिन ये जो नोटिफाइड हुआ, यानी ऑफिशियली नोटिफाइड हुआ, दैट इज हुआ 30 अगस्त 2013 को। ठीक है, 30 अगस्त 2013 को जो है ये नोटिफाइड हुआ। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस एक्ट के सभी सेक्शन एकदम से फोर्स में नहीं आ गए, इसलिए इसकी कमेंसमेंट डेट जो है अलग अलग प्रोविजन की अलग है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है दैट इज कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट फ्रेंड्स इस एक्ट के अंदर सबकी डिफरेंट है, बिकॉज अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 जो हमारा फोर्स में आया था दैट इज 30 अगस्त को ही आ गया था, यानी जिस दिन ऑफिशियली नोटिफाइड हुआ सेक्शन 1 उसी दिन आ गया। अगर हम यहाँ पर इसके बाद 98 सेक्शन की बात करें, यानी सेक्शन 98 की बात करें, तो वो जो है हमारा 12 सितंबर 2013 को फोर्स में आया। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट यानी जो रिमेनिंग सेक्शन थे दैट इज 143 सेक्शन जो थे, वो हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 2014 को जो है फोर्स में आए। अब जब भी आप इसकी जो है एनफोर्समेंट डेट देखोगे ना, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हो तो आपको 1 अप्रैल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 1 अप्रैल वो डेट है जिस डेट तक सभी जो सेक्शन थे फोर्स में आ चुके थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट डेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और जो इसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, देखो 470 तो इसके अंदर सेक्शन है, 29 यहाँ पर चैप्टर दे रखे हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो इसके अंदर 7 शेड्यूल भी दे रखे हैं। ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर डेली क्लास लोगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी ऐसी टर्म्स आपको समझा दूंगी। उसके बाद अगर आप ओवरव्यू भी लेंगे, शैलो रीडिंग भी लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्ट में है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि हर चैप्टर के अंदर एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल है। और ये क्यों रूल्स बनाए गए, किसको इंप्रूव करने के लिए, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले देखो, ये जो टर्म्स है ना, यही हमें समझ नहीं आती।
ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है जो कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई भी काम कैसे होगा, यानी कंपनी का संचालन कैसे होगा, कंपनी कैसे चलेगी, किस लिए ये रूल बनाया गया, यानी कंपनी लॉ 2013 का एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें हेल्प मिले। सेकंड, जो भी रेगुलेशंस है उनको सिंप्लीफाई किया जाए, जो भी रेगुलेशन है उनको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर दे रखा है जो भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, यहाँ पर स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाया जाए, ठीक है। और एक चीज और समझ लो फ्रेंड्स, हमें मोस्टली दो वर्ड मिलते हैं, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब हमें पता, हमें लगता है कि दोनों चीजें सेम है, नहीं, दोनों चीजें सेम नहीं होती। अगर आप रूल्स की बात करें तो ये जनरल रूल होते हैं, इनको फॉलो करो या ना करो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती। लेकिन जब आप रेगुलेशन का कंटेम्प्ट करते हो ना, वहां आपके ऊपर पेनल्टी हो जाती है, वहां आपको पनिशमेंट मिलती है। मतलब हम यूं कह सकते हैं स्कूल के जनरल रूल, घर के रूल कि हमें समय पर खाना खाना चाहिए, हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए, हमें स्कूल टाइम पर जाना चाहिए, दैट इज रूल। लेकिन अगर कंपनी में आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये गेन होगा, या फिर कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उसी अकॉर्डिंग, यानी कंपनी का अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कंपनी के मेंबर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो सब आप फॉलो नहीं करते दैट इज रेगुलेशन, और उसके बाद आपको जो है पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। अब हम स्विच करते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। सेक्शन 1 जो है कंपनी लॉ का बहुत ही इजी है, हर एक्ट की तरह इस एक्ट में भी हमें वही बताया गया है कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, कमेंसमेंट क्या होता है। सेक्शन 1 की बात करें, जहां भी टाइटल, शॉर्ट टाइटल की बात करें तो फ्रेंड्स वहां पे क्या होता है, एक्ट का नाम क्या है, ठीक है। जैसे हमारे एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या हो जाएगा, कंपनी लॉ एक्ट 2013। अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटेंड का मतलब होता है कहां कहां ये अप्लाई होगा, इसके रूल्स को कहां कहां वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स होल ऑफ इंडिया में कंपनी लॉ जो है एक्सटेंड किया जाएगा। तीसरी बात, कमेंसमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कमेंसमेंट डेट जो है अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक किसी सेक्शन की कमेंसमेंट डेट पूछी हुई है, यू कैन मेंशन दैट डेट, अदरवाइज यू कैन राइट 1 अप्रैल 2014 भी लिख सकते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट की एसेंट डेट होती है ना, आप वो भी लिख सकते हैं। अब ये क्या लिख सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है, डिपेंड करता है हमारे एमसीक्यू में ऑप्शन क्या आए हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट है एप्लीकेशन, वही हो गया कि ये जो है होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, वहां तक एक्सटेंड है, ये सब हो गया। इसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड आता है यहाँ पर, उसके बाद यानी सेक्शन 2 हमारे पास क्या आता है, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है डेफिनेशन के अंदर वो सारे टर्म्स है जो किसी भी कंपनी लॉ को समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा ऑडिटर क्या होता है, आपको पता ही नहीं होगा स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आप क्या कंपनी चलाएंगे, कैसे कंपनी लॉ को समझेंगे। तो इसके अंदर वो सारी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन बहुत सारी है। कंपनी लॉ का सिलेबस भले ही वास्ट हो लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप बहुत ज्यादा फोकस से इसे समझेंगे, इंटरेस्ट लेकर समझेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ वही टर्म्स कराऊंगी जो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका कंपनी लॉ हो गया है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लोज आता है, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें दे रखा है कि सेक्शन 2 जो है कंपनी एक्ट का डेफिनेशन क्लोज है। ये हमें वेरियस टर्मिनोलॉजीज बताता है, और इसको हम इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। किसको, डेफिनेशन को ही इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसी को ही समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। इंटरनल एड का मतलब जो अंदर रहकर हमारी हेल्प करता है, किस चीज के लिए, टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो किसको कंस्ट्रक्ट करना है, लॉ को। यानी लॉ की इंटरप्रिटेशन में जो कानूनी मुद्दे हमारी हेल्प करते हैं, इंटरप्रिटेशन में जो लॉ टर्म्स हमारी हेल्प करते हैं, दैट इज इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखा है, एक लाइन और यहाँ पर दे रखे, मोस्टली हमें हर एक्ट में मिलती है,
और हम सोचते हैं कि इसका मीनिंग तो हमें समझ नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ के हम फर्दर पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड जब तक हमें प्रीवियस क्लियर नहीं होता ना, हम फर्दर फोकस ही नहीं कर पाते, हमारा जो पूरा जो समझने का जो एक कंसेप्ट होता है ना वो पूरा नहीं जाता, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है ये लाइन तो हमारी रह गई। तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, अनलेस देयर बी एनीथिंग रेप्रेजेंट। ठीक है, अब ये रेप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। इसका मतलब क्या होगा, अगेंस्ट। मतलब कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन क्लोज है इसी को ही हम इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, यानी वो सारी टर्म्स जो हमें कानून को इंटरप्रिटेट करने के लिए हेल्प करती हैं उन्हीं को बोलते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि अनलेस देयर बी एनीथिंग रेप्रेजेंट मतलब जब तक कोई भी टर्म का मीनिंग, किसी भी टर्म का अर्थ जो गिवन है उसके अगेंस्ट यानी उसके विपरीत गिवन नहीं है, तब तक उसका मीनिंग वही माना जाएगा जो यहाँ पर गिवन है। मीन्स जो यहाँ पर गिवन है उसका मतलब वही मानना है, तब तक मानना है जब तक उसका अर्थ किसी और कंटेक्स्ट में डिफरेंट ना दिया गया हो। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट जो है, यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास स्टार्ट हो रही है। आज हम सिर्फ 3 डेफिनेशन करेंगे, बहुत इजी एंड सिंपल वे में, क्योंकि बेसिक था, एक बार थोड़ी सी जान पहचान बना लो, उसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आ रही है दैट इज आ रही है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब यहां पर ना हम 3 चीजें समझेंगे। पहली बात, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है ब्यौरा, जिसके अंदर पूरी कंपनी के अंदर क्या है, कौन है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, कैसे करेगी काम, कौन इन्वेस्टर होगा, किस तरीके से शेयर जारी करेगी। ठीक है, ये सब सारी चीजें जिसमें होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। लेकिन जो ये एब्रिविएटेड प्रोस्पेक्टस होता है इसका मतलब होता है उस प्रोस्पेक्टस की समरी। उसका मतलब क्या होता है, यानी उसकी समरी। मतलब मान लो अगर किसी प्रोस्पेक्टस के अंदर 100 पेजेस हैं तो इस अब्रिज के अंदर कितने होंगे, 5 या 10 पेज में पूरा सार दे रखा होगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ना बस वो दे रखी होगी। भाई मान लो किसी को लास्ट टाइम पे शेयर्स के बारे में पता चला, अब उसको पता तो है नहीं, ना ही उसके पास टाइम है कि वो प्रोस्पेक्टस को पढ़े, तो वो क्या करेगा, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेगा, 5-10 लाइन पढ़ लेगा, समरी पढ़ लेगा, अगर उसे समझ में आता है तो वो बाय कर सकता है, अदरवाइज वो इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहली डेफिनेशन, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब दे रखा है एक मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ ए प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम का मतलब वही हम कह सकते हैं, ब्यौरा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड को समझ लो। अब अकाउंट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, तो स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है गाइडलाइन कह सकते हैं, ठीक है, रूल्स कह सकते हैं, या फिर हम मापदंड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रूल्स, ऐसी गाइडलाइन जिनके अकॉर्डिंग कंपनी का लेखा जोखा जो है रेडी किया जाएगा, कि कंपनी की जो अकाउंट की रिपोर्ट है, अकाउंटिंग रजिस्टर है, कैसे मेंटेन करना, वो जो सब रूल्स होते हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सेक्शन को रेफर किया गया है कि सेक्शन 133 हमें क्या बताता है, कंपनी लॉ का ही सेक्शन 133 डील करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ये क्या होते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि कंपनी के अंदर किसी भी अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, वो सब गाइडलाइन होती है। लेकिन सेक्शन 133 बता रहा है कि ये सब कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है, किस तरह से जो है ये स्टैंडर्ड होंगे, किस तरीके से जो है फॉलो किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो है कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वो बताएगी कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए किसी भी कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज ऑल्सो सेम। इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि ऑडिटिंग, इसके अंदर दे रखा है अल्टर और अल्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड यहाँ पर डेफिनेशन है कि अल्टर और अल्ट्रेशन, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज हम फॉर्म करते हैं, फॉर्म करने के बाद जब हम उसको जो है उसके साथ काम करते हैं, हमें लगता है कि कुछ चीज या तो अल्टर होनी चाहिए या ओमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग डेफिनेशन 3 के अंदर हमें अल्टर और अल्ट्रेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि अगर हम चाहें या जब भी हमें रिक्वायरमेंट लगे हम एडिशन कुछ ऐड भी कर सकते हैं
ओमिट कुछ हटा भी सकते हैं या फिर सब्सटीट्यूट कोई भी चीज रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, पांचवी डेफिनेशन जो है यहाँ पर बात करती है आर्टिकल का मतलब क्या होता है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी क्या होता है, एज फ्रेम्ड एज अल्टर फ्रॉम। यहाँ पर देखो आर्टिकल, सबसे पहले आप समझो, देखो दो टर्म होती है हमारे पास, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है। ठीक है, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो हमें बताता है कंपनी चलेगी कैसे, कैसी कंपनी काम करेगी। वही बात सेक्शन जो 2 है डेफिनेशन क्लॉज, उसके सब क्लॉज 5 में हमें दे रखी है कि आर्टिकल का मतलब होता है कंपनी ओरिजिनली फ्रेम कैसे हुई, टाइम टू टाइम हम उसको अल्टर कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर प्रीवियस कंपनी लॉ था उसको भी अप्लाई किया जाएगा अगर वो जो है इस लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, और उसी अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 डेफिनेशन थी। उसके बाद बाकी की डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल है आपके लिए, इजी वे में है, आप इसको एक बार देखें, नोट्स बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट भेजें, आई विल एड्रेस योर ऑल डाउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।